हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार्टअप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टअप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, 30 कोर टॉपिक की सीरीज मैंने स्टार्ट की थी और 30 कोर टॉपिक की सीरीज को आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि इससे पहले मैंने 25 कोर टॉपिक की सीरीज कराई थी, जिसमें मैंने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपी टीजीटी एग्जाम के लिए आपको दिए थे। अब 30 कोर टॉपिक सीरीज है फ्रेंड, 6 टॉपिक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। ये टॉपिक नंबर 7 आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जो होने वाला है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब ये सोचिए कि मैंने टॉपिक रखा क्यों होगा, सरल दोलक का अवृतकाल। देखो फ्रेंड्स, ये टॉपिक ऐसा है जिससे जो क्वेश्चन आता है वो डेफिनेट आता है, निश्चित एकदम एक क्वेश्चन आता है, 100% निश्चित इस पे से आपको एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक और बात, एक तो टाइम पीरियड हो गया, सेकंड थिंग होता है कि लिफ्ट सिस्टम होता है। लिफ्ट सिस्टम में जनरली हमारे पास ग्रेविटी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, उसमें जी की वैल्यू कितनी है ये आता है, और साथ साथ उनमें लटके हुए किसी भी पेंडुलम का भी टाइम पीरियड पूछा जाता है। तो फ्रेंड, दो पार्ट में सिलेबस चलेगा। पहले पार्ट में तो समझाऊंगा टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का क्या होता है, दूसरा पार्ट ये समझ लीजिए इसी वीडियो में ये समझाऊंगा कि अगर लिफ्ट वगैरह सिस्टम या चलती हुई कार, ट्रेन, इनके अंदर अगर पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, क्या उसके फॉर्मूले होते हैं। फिर हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो कुल मिला के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। आपको पता ही होता है, जो भी हमारे कोर टॉपिक की सीरीज होती है उसमें एक टॉपिक का पूरा निचोड़ मैं आपको देता हूँ, डिटेल में सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, चलिए स्टार्ट कर शुरू करते हैं। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, सरल दोलक का अवृतकाल। देखिए, सरल दोलक का अवृतकाल क्या है, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, सिंपल पेंडुलम और सर्कुलर मोशन में अगर कोई चीज़ है उससे रिलेटेड क्या डिफरेंट है। देखो, जो सिंपल पेंडुलम होता है एक दृढ़ आधार से लटके हुए, यानी कोई भी बेस होता है जिससे ये लटका रहता है एक डोरी से, और ये डोरी भी कैसी होती है, ये डोरी भी होती है फुल्ली नॉन इलास्टिक, फुल्ली इन इलास्टिक डोरी होती है, लंबाई में नहीं बढ़ सकती, न खींचने वाला धागा होता है। ठीक है, एक और है कि ये वेटलेस होता है, इसमें कोई भी वेट नहीं होता। ठीक है, इस डोरी में कोई भी वेट नहीं होता धागे में। अब बात करते हैं, जो पेंडुलम होता है ये बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, टाइनी साइज का होता है, एंड हैव वेट, इसके अंदर वजन भी होता है। ठीक है, ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी होता है। अब ये जो होता है ये बहुत ही कम डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया जाता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, ये जो एक्स है, ठीक है, और ये लंबाई जो एल है, ये जो एक्स है ये बहुत ही कम होती है। इसका मतलब ये थीटा एंगल है बहुत ही कम होता है, थीटा शुड बी कम, ये थीटा कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा हुआ तो वो सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक हो जाएगा, ना कि सिंपल पेंडुलम। ये चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात होती है, यही हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ओके, तो बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं। तो ऑलमोस्ट ये होता है कि जब ये पेंडुलम वो भी करता है, मतलब मोशन में रहता है, पेंडुलम करता है, तो क्या होता है, बहुत ही कम दूरी पर बढ़ता है और लगभग एक सीधी रेखा में ही ये चलता है, लगभग सीधी रेखा में ही चलता है। तो इसे हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। इसका आवर्तकाल क्या होता है, टी इज इक्वल होता है 2π√L/g। ये इसका फॉर्मूला है, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। अब यहीं से सारी चीज़ें समझनी है कि क्या चीज़ कम ज़्यादा होने पर टी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कैसे चेंज हो जाएगी, ये सब हमें समझना है। सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ऐसे कौन से फैक्टर जो टाइम पीरियड को प्रभावित करते हैं, सरल दोलक के आवर्तकाल को प्रभावित करते हैं, दोलन काल को प्रभावित करते हैं। सबसे पहली बात आती है मास ऑफ द बॉब, दैट इज गोलक का द्रव्यमान। भाई, जो गोलक है, जो पेंडुलम कर रहा है, जो दोलक कर रहा है, दोलन कर रहा है, उसके मास पर फर्क पड़ता है क्या। सो डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉब। जो टाइम पीरियड होता है वो डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि हमें पता है टी बराबर क्या है, 2π√L/g है। यहाँ कहीं भी m नहीं है, तो मास पे डिपेंड नहीं करता। बॉब चाहे छोटा भारी कैसा भी हो, छोटा हो हल्का हो भारी हो कैसा भी हो, उस पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करेगा। समझ गए, क्लियर हुआ। ओके, अब इसी के लिए मैं आपको एक केस बताता हूँ। मान लो कोई झूला है, ठीक है। अब भाई, झूले का भी कैसा होता है, झूले का भी इसी तरह से होता है। मान लो एक झूला इस तरह से मैं बना देता हूँ, अब ये आगे पीछे जा रहा है, ठीक। तो ये अवृतकाल कर रहा है, आवृत कर रहा है, दोलन कर रहा है, ठीक। अब इस दोलन का जो अवृतकाल होगा या दोलन काल होगा झूले का, वो झूले पर बैठे हुए व्यक्ति के भार पर निर्भर नहीं करता। ये ध्यान देना है, भार पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब क्या है, मान लो एक बच्चा इस पे बैठा हुआ है और आवृत कर रहा है, ठीक है। मान लो झूला झूल रहा है, अब झूले का आवृत काल कुछ ना कुछ रहेगा, मान लो 5-10 कुछ भी है, ठीक। अब एक बच्चा और आके बैठ जाता है, यानी कुल मिला के वेट बढ़ जाता है, या वो जो व्यक्ति है वो अपने साथ कुछ और भी सामान ले लेता है, कुछ और भी ऑब्जेक्ट ले लेता है, तो होगा क्या, क्या आवृतकाल घट जाएगा बढ़ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मास पे टी डिपेंड नहीं करता। ये ध्यान देना। ओके, पहली चीज। सेकंड चीज आती है द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, सरल दोलक की लंबाई। The time period of the simple pendulum is directly proportional to the square root of effective length of pendulum। ये कहते हैं सरल दोलक का जो आवर्तकाल होता है, दोलक के प्रभाव का ही लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ये हमें फॉर्मूले से भी पता लगता है, that d is inversely proportional, d is directly proportional √L, और t square is directly proportional to L। ये हमें पता है, ये दो चीज़ें हमें पता है। तो हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, देखो सबसे पहली बात तो इनकी ग्राफ देखो। ग्राफ आपके एग्जाम में अगर आ गया तो क्या बनाओगे भाई, अगर मैं t और L का ग्राफ बनाऊँ, √L का ग्राफ, तो ये कैसा आएगा, ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक। और अगर मैं t² और √L का ग्राफ बनाऊं, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। पहली बात तो ग्राफ की बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि कब घटता है कब बढ़ता है। हमें पता है t जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के, तो जैसे जैसे t बढ़ेगा और जैसे जैसे L बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी, वैसे वैसे t बढ़ेगा, और अगर लंबाई कम होती है तो t भी कम होता है। अब समझिए ध्यान से, सर एक बात तो बताओ, जब डोरी बिना खींचने वाली है, डोरी खींच नहीं सकती किसी भी चीज़ की, तो लंबाई कैसे बढ़ गई।
लंबाई कैसे बढ़ेगी। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ लंबाई से ज़्यादा मतलब एल इफेक्टिव से है, प्रभावी लंबाई से है। अब प्रभावी लंबाई का मतलब क्या हुआ कि कोई भी वस्तु है उसके सेंटर ऑफ मास से दूरी, सेंटर ऑफ मास से आधार तक की जो दूरी है उससे हमारा मतलब होता है इफेक्टिव लंबाई का मतलब ये होता है। अब सुनो ध्यान से, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक झूला है, ठीक है, एक झूला बना लेते हैं। अब इस पे कोई एक बच्चा बैठा हुआ है, अभी कोई एक बच्चा बैठा हुआ है इस तरह से, वो झूल रहा है झूला, ठीक, आगे पीछे जा रहा है और ये झूला झूल रहा है। ओके, अब क्या होता है, ये बच्चा क्या करता है, मजे मजे में बच्चे तो करते ही हैं, ठीक है, ये हो जाता है खड़ा, ये इसके ऊपर खड़ा हो जाता है, इसी के ऊपर, झूले के फट्टे के ऊपर खड़ा हो जाता है। अब क्या होगा, अब आवर्तकाल बढ़ेगा या घटेगा, ये हमें बताना है, ये हमें बताना है कि आवर्तकाल बढ़ेगा या घटेगा। समझो ध्यान से, अभी क्या हो रहा था कि जो सेंटर ऑफ मास से जब लड़का बैठा हुआ है तो बिल्कुल सेंटर में था, यानी कि लंबाई जो थी वो इतनी थी, लेकिन जब लड़का खड़ा हो गया तो लंबाई जो होगी एल इफेक्टिव जो होगी उसके सेंटर ऑफ मास भी ऊपर हो गया, तो एल इफेक्टिव क्या हो गई, एल इफेक्टिव कम हो गई खड़े होने पर, एल इफेक्टिव कम हो गई। क्या हुआ, एल इफेक्टिव कम हो गई, जब एल कम हुई, एल कम हुई तो टी भी कम होगा। समझ गए, बात क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान दो, अगर कोई एक लड़का मान लो कहता है कि लड़का झूला झूल रहा है और वो झूले पर खड़ा हो जाता है तो लंबाई मतलब आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा क्योंकि लंबाई इफेक्टिव कम हो जाएगी। समझ गए, बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब सुनो, ये लड़का झूला झूल रहा है मान लो, ठीक, और ये क्या करता है ना, ये और थोड़ा सा नीचे होकर लटक जाता है, इस पर लटक जाता है। मान लो कोई ऊंची सी चीज़ है, ठीक है, कोई एक फट्टा है ऊपर इस तरह से, ये रोलर है। पहले तो एक लड़का क्या कर रहा था, एक लड़के ने इस पे अपने हाथों से, ठीक है, वो इस पे झूल रहा था इस तरह से, ठीक है, पहले तो ऐसे झूल रहा था हाथों से लटक के। अब इसने क्या करा, इसने अपने हाथों को थोड़ा सा ऊपर कर लिया, अब इस तरह से हो गया। अब मुझे बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा। तो इस केस में लंबाई ज्यादा है, इस केस में लंबाई कम है, इफेक्टिव लंबाई क्या हो गई, कम हो गई ना, ठीक है। इस केस में इफेक्टिव लंबाई ज्यादा है, तो किसके केस में टी ज्यादा होगा, इस केस में टी ज्यादा होगा, इस केस में टी कम होगा। ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। ये चीजें आती हैं, सिनेरियोज आते हैं, उस पर आपको पता होना चाहिए। तो हमें पता लग गया लंबाई बढ़ने के साथ साथ जो टी है वो बढ़ता है, लंबाई घटने से टी घटता है। अब अगला पॉइंट आता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम फॉर्मूले से ही देखें तो जो आवर्तकाल होता है वो एक्सेलेरेशन के रेसिप्रोकल के वर्गमूल के बराबर होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। अब भाई मैं अगर वो कह रहा हूँ रेसिप्रोकल के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहूंगा, अगर मैं रेसिप्रोकल कह रहा हूँ, रेसिप्रोकल ना करके कह रहा हूँ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहूंगा। तो आवर्तकाल क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें पता लग गया ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अगर जी बढ़ेगा टी घटेगा, यानी अगर इफेक्टिव ग्रेविटी बढ़ेगी, ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ेगी किसी भी तरीके से, मान लो कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलेरेशन कर रहा है, जी तो है ही साथ में एक्सेलेरेशन भी कर रहा है, तो अगर वो बढ़ता है तो आवर्तकाल घट जाएगा, अगर जी घटता है तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। दिस इज द सिनेरियो जो आप याद रखेंगे, ठीक। अब इसी से रिलेटेड जितने भी लिफ्ट सिस्टम आते हैं वो आते हैं, ये सिस्टम अभी हम करेंगे, ठीक है। लिफ्ट सिस्टम जो होता है वो इसी पे डिपेंड होता है, वो हम करेंगे। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नंबर 1, the maximum time period of the simple pendulum is 84.6 minutes. Clock with the pendulum slow down in summer and speed up in the winter. ये ध्यान दीजिएगा कि जो साधारण पेंडुलम की अधिकतम समय अवधि है वो 84.6 मिनट होती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 84.6 मिनट। अब ये कब हो सकती है ये मैं बताऊंगा, ये होती है अनंत लंबाई वाले की, किस पर, अनंत लंबाई वाले के, या फिर जो लंबाई है एल जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर अगर हो जाए तो जो सरल लोलक का आवर्तकाल हो जाएगा, जो आवर्तकाल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 84.6 मिनट, 84.6 मिनट हो जाएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ की जितनी अगर लंबाई हो जाए यानी अनंत लंबाई हो जाए तब, ठीक। अब जो पेंडुलम वाली घड़ियां हैं गर्मियों में धीमी हो जाती हैं और सर्दियों में तेज हो जाती हैं, ठीक है। ये आप कॉन्सेप्ट है, ये आप याद रखेंगे। नाउ if a simple pendulum hangs in a train car having an acceleration a, then its time period will be t will be is equal 2 pi under root a square plus g square to the power half। अब ये ऐसा क्यों है समझो, मान लो कोई एक गाड़ी बना लेता हूँ मैं छोटी सी एक, ठीक है। अब इसमें कोई एक पेंडुलम लटका हुआ है इस तरह से, अब हमें पता है मान लो गाड़ी आगे की ओर एक्सेलेरेशन ए से जा रही है और इस पे जी है, तो कुल मिला के इसका जो इफेक्टिव एक्सेलेरेशन होगा, जो इफेक्टिव आएगा वो ये होगा जी डैश। अब ये जो जी डैश होगा वो किसके बराबर होता है, वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के बराबर, ये इसका इफेक्टिव एक्सेलेरेशन होता है। तो मैं यहाँ टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जब जी डैश रखता हूँ तो जी डैश की जगह मैं यही तो रखूंगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, अब उसकी पावर हाफ हो जाएगी अगर अंडर रूट है, ठीक है। तो ये आ गया फ्रेंड्स, समझ गए ना बात। तो चलती हुई किसी भी कार ट्रेन में अगर वो ए एक्सेलेरेशन से चल रही है तब जो उसमें आवर्तकाल होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, वो घट जाएगा।
ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए, वो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये ग्रेटर है जी डैश है, इट विल बी ग्रेटर देन जी, ये जो नॉर्मल जी है उससे ज़्यादा होगा और इसलिए जो टी है वो घट जाएगा, आवर्तकाल घट जाएगा। एक बात क्लियर होगी? ठीक है। अब बात करते हैं इफ अ कार टर्न्स फ्रॉम द वेलोसिटी v ऑफ द रेडियस r। अब मान लो एक कार है, वो किसी रास्ते पर v वेलोसिटी से चल रही है और r रेडियस में मुड़ती है, r रेडियस में मुड़ती है, तो कार में लटके साधारण पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होगा? तब हमारे पास t बराबर क्या हो जाएगा? 2π√v² r प्लस g²। अब यहाँ a बराबर क्या होता है? v/r। a कौन सा है? a कौन सा है? सर्कुलर मोशन वाला, ठीक है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन v/r, तो इससे हमने निकाल लिया, दैट विल बी v²/r² प्लस g² टू द पावर हाफ, ये हो गया। अब यहाँ पे भी हम कह सकते हैं इस केस में भी जो आवर्तकाल है वो घट जाएगा, वो घट जाएगा। तो कुल मिला के हमें पता लग गया, अगर एक्सेलरेशन ऐड हो रहा है, अगर ग्रेविटी में कोई एक्सेलरेशन वाली चीज़ ऐड हो रही है तो आवर्तकाल घट ही रहा है। ये पॉइंट ही याद करने के हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल पेंडुलम इन लिफ्ट। तो सिंपल पेंडुलम की जो लिफ्ट के केस हैं फ्रेंड्स, वो अलग अलग केस आते हैं। पहले मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ क्या क्या आ सकता है। ये लिफ्ट सिस्टम है और लिफ्ट में एक सिंपल पेंडुलम लगा हुआ है, इस तरह से ऊपर की ओर लटका हुआ है, ठीक, इस तरह से लटका हुआ है। अब मान लो अगर लिफ्ट रुकी हुई है, अगर लिफ्ट रुकी है, मैं आपको साइज सिनेरियो बताता हूँ। अगर लिफ्ट रुकी है तो इसमें जो इफेक्टिव जी होता है वो जी के बराबर होता है, एक सिनेरियो, ठीक है। एक बात तो लिफ्ट रुकी हुई है, फर्स्ट सिनेरियो, ठीक, लिफ्ट रुकी हुई है। सेकेंड थिंग, अगर v जो है वो कांस्टेंट है, नियत वेग है, वेग जो है नियत है। अब चाहे ऊपर जा रही हो, ये भी लिख लो, अब चाहे ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो, ठीक है। अगर v कांस्टेंट है तब भी g डैश बराबर g होगा। दिस इज योर फर्स्ट केस, या तो लिफ्ट रुकी हुई है या v कांस्टेंट है, ऊपर नीचे जा रही है, तब हमारा g डैश बराबर किसके होता है? g के होता है। इफेक्टिव ग्रेविटी हमारी g के बराबर होती है। केस नंबर 2, अगर जो लिफ्ट है वो a एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रही है, एक्सेलेरेशन a से ऊपर जा रही है, g तो नीचे की ओर लगता है, तो इफेक्टिव जो g होता है वो कितना होता है? g प्लस a। उसमें एक्सेलेरेशन जुड़ जाएगा क्योंकि ऊपर जाते हुए जो a होता है एक्सेलेरेशन वो जुड़ जाता है। अब इस केस में अगर जो g है वो जुड़ गया, तब g डैश की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा होगी, यानी कि प्रभावी g बढ़ गया, ठीक है, समझ गए। जी डैश जो है वो बढ़ गया, जी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो गई, ठीक। थर्ड सिनेरियो क्या है? अगर लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, अगर लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, लिफ्ट क्या हो रही है? नीचे की ओर जा रही है, एक्सेलेरेशन ए से, कितने एक्सेलेरेशन से? ए से, ठीक है। अगर ए एक्सेलेरेशन से नीचे की ओर जा रही है तो जी डैश विल बी जी माइनस ए। इस केस में जो प्रभावी जी है वो घट जाएगा, ठीक है, जी डैश विल बी डिक्रीज, ओके, ये घट जाएगा। तो 3 केसेस होते हैं। अब इन 3 केस से हमें लिफ्ट सिस्टम में टाइम पीरियड निकालना है। फर्स्ट इज व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, या तो लिफ्ट रेस्ट पे है या फिर ऊपर या नीचे जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। इस केस में जी डैश विल बी जी, तो जी डैश किसके बराबर होगा? जी के, ये मैंने अभी बताया। तो इस केस में टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी विल बी 2π√L/g, यानी कि सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ऑब्वियसली जब जी डैश में कोई चेंज नहीं आया, भाई जो ग्रेविटी थी जितनी हम जी लेकर चल रहे हैं उतनी है, क्योंकि लिफ्ट रुकी हुई है या स्थिर वेग से चल रही है, कोई एक्सेलेरेशन नहीं हो रहा, तब टी की वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो n विल बी 1/2π√GL/n। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ध्यान देना भैया, जो आवृत्ति होती है वो रेसिप्रोकल होती है किसकी? आवर्तकाल के, ठीक है। तो n बराबर क्या होता है? 1/t होता है। n बराबर क्या होता है? 1/t होता है। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 1/t अगर मैं लिखने लगूँ तो 2π√G/L होता है, ठीक है। तो कुल मिला के आप ध्यान दो, अगर t किसी के कारण बढ़ रहा है तो आवृत्ति घटेगी, और अगर t किसी के कारण घट रहा है तो आवृत्ति बढ़ेगी। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक चीज घटेगी दूसरी बढ़ेगी, ठीक है, इन दोनों में। तो अब सुनो ध्यान से, अगर n सेम है तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी बोथ द सेम। अगर भाई सेम है तभी तो, अगर मान लो एक चीज घट रही है दूसरी बढ़ेगी, एक चीज बढ़ रही है दूसरी घटेगी, तब तो ठीक है। लेकिन अगर सेम है तो दोनों चीज सेम रहेगी। तो इस केस में तो सरल लोलक का आवर्तकाल और आवृत्ति अपरिवर्तित रहते हैं, दोनों सेम रहते हैं, क्योंकि जी की वैल्यू सेम,
तो ये भी दोनों सेम। सेकंड केस है व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड बियॉन्ड द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। अगर लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जा रही है ए त्वरण के साथ, इस केस में मैंने बताया था ना, अगर जो लिफ्ट है वो क्या हो रही है, ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही है, तब जो डी डैश है, टोटल हमारा जो ग्रेविटी है, टोटल ग्रेविटी वो प्लस हो जाएगी, जी प्लस ए हो जाएगी। इस केस में टी बराबर क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए। कुल मिला के नीचे जो है जी की वैल्यू बढ़ गई, जी की वैल्यू बढ़ गई। अब अगर जी की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, जी डैश की वैल्यू बढ़ गई, तो टी की वैल्यू कम हो जाएगी। भाई यही तो हमने समझा था, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आवर्तकाल जो होगा सिंपल पेंडुलम का वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। आवर्तकाल क्या होगा, कम हो जाएगा। आवर्तकाल तो कम हो गया, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो वो इसकी अपोजिट है, n इज इक्वल 1/2 पाई अंडर रूट जी प्लस ए अपॉन एल, वो इसकी अपोजिट है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, मूविंग अपवर्ड्स, ऊपर की ओर, तो आपको पता होना चाहिए टी घटेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है। टी टाइम पीरियड घटेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, केस 3। अब केस 3 में क्या है, लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, किसी एक्सेलेरेशन से, नीचे की ओर एक्सेलेरेशन से आ रही है। तो अगर स्थिर त्वरण ए से नीचे की ओर जा रही हो, इस केस में क्या हो रहा है, लिफ्ट जो है उसमें सिंपल पेंडुलम टंगा हुआ ए से नीचे की ओर जा रही है, तो इस पे सिंपल पेंडुलम के जो इफेक्टिव एक्सेलेरेशन होगा, जी विल बी जी माइनस ए हो जाएगा, घट जाएगा। और इस केस में अगर ये घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जी की जगह क्या रखेंगे, जी माइनस है, तो आवर्तकाल बढ़ गया। अगर आवर्तकाल बढ़ गया तो आवृत्ति कम हो गई, ठीक है। तो ये तो बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा और आवृत्ति घटेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर लिफ्ट कहाँ हो रही है, नीचे जा रही है। केस नंबर 4, व्हेन द एलिवेटर इज कमिंग डाउनवर्ड फ्रॉम द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। अब हो क्या रहा है, मान लो जो एक्सेलेरेशन हो रहा है, इस बार जो एक्सेलेरेशन हो रहा है वो जी के बराबर कर दिया, बिल्कुल नीचे उसी स्पीड से जा रही है जिस स्पीड से नीचे का जी था। तो इस केस में आपका इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन कितना होगा, जी डैश विल बी जी माइनस जी विल बी जीरो। इफेक्टिव एक्सेलेरेशन कितना हो गया, जीरो हो गया। अब अगर इफेक्टिव एक्सेलेरेशन जीरो हो गया तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी डैश, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या रखूंगा, बताओ, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जीरो। अब अगर एल अपॉन जीरो है तो टी बराबर कितना गया, टी बराबर गया इन्फिनिटी, अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई चीज मुक्त रूप से गिर रही हो, ये ध्यान देना, अगर मुक्त रूप से गिर रही हो, ठीक है, इस केस में भी जी डैश बराबर कितना होता है, जी, और जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल जो होता है वो कितना हो जाता है, अनंत हो जाता है, अनंत हो जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स क्लियर हुआ, समझ में आया। तो लिफ्ट अगर ग्रेविटेशनल जी से नीचे की ओर आ रही हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो पेंडुलम की स्टेट में और नीचे गिर रहा हो, बिल्कुल मतलब कोई उसमें ग्रेविटी नहीं है, बिल्कुल बराबर ग्रेविटी से गिर रहा है, ठीक है, तो जी डैश जो प्रभावी एक्सेलेरेशन है वो जीरो हो जाए तो आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। ये ध्यान देना, ऊपर से गिरती हुई किसी चीज का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ओके, बात करते हैं 5th पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द टाइम पीरियड। देखो भाई, टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो हमें पता है टेम्परेचर किसी चीज को इफेक्ट कर सकता है, केवल मेटल को। किसको, मेटल को। और अगर हमारे पास जो है बोब, वो मेटलिक वायर से लटका है, मेटलिक वायर से लटका हुआ हो, लटका हुआ हो, तो हमें पता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ लेंथ बढ़ेगी, भाई लंबाई में भी इंक्रीज होगा। कैसे, थर्मल एक्सपेंशन, हीट वाले चैप्टर में समझाया हुआ है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो हमें पता है इफ द बॉल ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टाइड टू अ मेटलिक वायर एंड सस्पेंडेड, इट्स टाइम पीरियड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा ड्यू टू लेंथ इंक्रीज। ये भी ध्यान देना, इसमें किससे इंक्रीज हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, इसलिए टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हुई, समझ में आई। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, और इन्हीं के थ्रू आपके जो क्वेश्चंस है वो बनते हैं। ओके, चलिए अब देखो एक और टॉपिक आता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ इन्फिनाइट लेंथ। इन्फिनाइट लेंथ की बात करते हैं। इन्फिनाइट लेंथ का मतलब क्या, अनंत होने पर सरल दोलक का जो आवर्तकाल है वो अनंत नहीं होता बल्कि अधिकतम हो जाता है। ये भी ध्यान दो, अगर लंबाई जो है वो अनंत हो जाए, अनंत का मतलब कितनी हुई, अनंत का मतलब होता है रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। किसके बराबर, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर अगर अनंत हो जाए तो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर क्या होगी, वो हो गई लंबाई, ठीक है। तो इस केस में जो टी होता है वो हो जाता है 86.4 मिनट हो जाता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल की जगह रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन जी, ऐसे लिखते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड।
तो फ्रेंड्स एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ टॉपिक को, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन करके देखते हैं आपकी कितनी तैयारी हुई। ठीक है फ्रेंड्स, देखो कोई भी टॉपिक आप करते हो, ये बात मैं हमेशा से कहता हूँ, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करे बिना वो टॉपिक कभी भी स्ट्रांग हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम केवल थ्योरी पढ़ते हैं। अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उनका क्या तरीका है, किस मेथड से क्वेश्चन आते हैं, ये जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक सरल लोलक की लंबाई 9.8 मीटर है, उसका आवर्तकाल कितना होगा। हमें क्या बताना है, लेंथ दे रखी है और उसका टाइम पीरियड बताना है। तो बहुत ही ईजी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आपको सॉल्व करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, एल इज इक्वल 9.8 मीटर। एल कितना दिया हुआ है, 9.8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी इज इक्वल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे दिया हुआ है। ओके, अब हमें बताना है टाइम पीरियड। तो टी बराबर क्या होता है, टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी से ही निकाल लो, सिंपल। तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल, एल की वैल्यू 9.8 और जी की वैल्यू भी 9.8, तो ये कट के 1 आ गया। तो टी बराबर सिर्फ क्या रह गया, 2 इंटू पाई। तो टी बराबर देख लो, अगर 2 पाई में होता तो यही आंसर हो जाता है, अदरवाइज पाई की वैल्यू रख दो 3.1415296। तो टी इज इक्वल कितना आ जाएगा, 6.28 आ जाएगा, 28 सेकंड, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, सेकंड होती है फ्रेंड्स। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, ये भी ध्यान रखना। टाइम पीरियड की यूनिट सेकंड, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज, 1/सेकंड, सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एक कार की छत से एक लोलक लटका हुआ है, लोलक का आवर्तकाल टी है। जब कार समान त्वरण ए से गति कर रही है तो लोलक का आवर्तकाल कितना होगा। अब देखो यही क्वेश्चन मैंने समझाया था। अब क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन कितना है, ए है, एक्सीलरेशन कितना है, ए है, ए दिया हुआ है। ठीक, तो इस केस में हमारा जो टी होता है, टी बराबर क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ, ये होता है। ठीक है, अब कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो जी डैश जो है, इफेक्टिव जो ग्रेविटी है वो बढ़ गई, वो बढ़ गई। अगर वो बढ़ गई तो टी घट गया, यस और नो, टी क्या हो गया, घट गया। भाई अगर मान लो ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी थी, 9.8 की वैल्यू थी, उसमें आपने कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन जोड़ दिया, कुछ ना कुछ, कुछ भी वैल्यू जोड़ दी, मतलब 2 4 5 7 कुछ भी जोड़ दी, तो वो तो बढ़ी ना, टोटल वैल्यू तो बढ़ी उसकी। तो जब टोटल वैल्यू, इफेक्टिव ग्रेविटी बढ़ गई तो आवर्तकाल घट जाएगा। सो क्या हो जाएगा, आवर्तकाल ए बराबर कम हो जाएगा। तो कुल मिला के मैंने हमेशा से बताया, अगर एक चलती हुई कार है और उसमें कोई एक्सेलेरेशन हो रहा है, एक समान त्वरण से नहीं है, मतलब एक समान त्वरण है, त्वरण हो रहा है, एक समान गति की वजह त्वरण हो रहा है, कुछ भी त्वरण हो रहा है, ठीक है, ए अगर उसमें है तो समझ लो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो घटेगा, बढ़ेगा कभी भी नहीं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक कण सरल आवर्त गति करते हुए दोलन काल 4 सेकंड तथा आयाम 4 सेकंड है, इसे किनारे से यानी 4 सेंटीमीटर से आयाम के मध्य 2 सेंटीमीटर तक लाने पहुंचने में समय लगेगा। फ्रेंड ये वाला जो क्वेश्चन आया मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये उससे रिलेटेड आया है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड आया है, लेकिन इतना कोई टिपिकल नहीं है, इजी है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो आपको इजीली हो जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पूरा चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ बहुत अच्छे से डिटेल में, वो आप देखिएगा जरूर। क्वेश्चन इजी है, इतना टिपिकल नहीं है, सारी चीज़ें समझा दूंगा तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो मैंने कहा एक कण सरल आवर्त गति करते हुए दोलन काल 4 सेकंड तथा आयाम 4 सेंटीमीटर है। पहली बात समझते हैं कि आयाम क्या होता है। देखो भाई मान लो एक ये मेन पोजीशन है, किसी भी चीज़ की मेन पोजीशन ये है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मीन पोजीशन, जहां पर हम जो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं x बराबर 0 लेते हैं। ठीक, अब यहां से इसने का जो आयाम है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। कितना है, 4 सेंटीमीटर, यानी ये जो पॉइंट है मैक्सिमम पॉइंट, दोनों साइड 4-4 सेंटीमीटर है, हम किसी एक साइड ले रहे हैं, यानी पार्टिकल यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना चलना पड़ेगा, उसे 4 सेंटीमीटर तक चलना पड़ेगा। ठीक है, अब वही कह रहा है किनारे से लेके मध्य तक पहुंचने में, यानी इसके आंसर 2 सेंटीमीटर तक आने में, अब चाहे इधर से 2 सेंटीमीटर लगा लो, चाहे इधर से, भाई 4 सेंटीमीटर का तो आधा 2 ही होता है, दोनों साइड से इतना ही रह गया। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, टी बराबर कितना लगेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, टी बताना है, टाइम पीरियड नहीं बताना, टाइम पीरियड नहीं, टाइम पीरियड तो दिया हुआ है, वो तो आवर्त काल है, हमें बताना है कि समय कितना लगेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, आवर्त काल में और समय लगने में अलग अलग चीज़ें हैं। आवर्त काल एक कंसेप्ट है कि कितने सेकंड में कितने दोलन वो कर रहा है, और टाइम जो लग रहा है वो है कि कितना टाइम उस चीज़ में लग रहा है, समझो बात को। ठीक है, ये है। तो इक्वेशन क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, y इज इक्वल होती है a sin ओमेगा टी, सिंपल इक्वेशन ये होती है। अब यहाँ y क्या होता है, y मैं आपको बता दूं, y होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ से नापते हैं हम, मीन पोजीशन से। ठीक है, y बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है एम्पलीट्यूड, जिसे हम आयाम कहते हैं। ठीक है, आयाम कहते हैं, और y बराबर डिस्प्लेसमेंट दैट इज विस्थापन। ठीक है, और ओमेगा क्या होती है, ओमेगा होती है आवृत्ति, और t यहाँ जो होता है वो होता है समय। कैपिटल टी जो होता है वो होता है टाइम पीरियड, आवर्तकाल, आवर्तकाल। ओके, ये सब चीज़ होती है। ठीक, अब सुनो ध्यान से फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या लगाना है, कितना समय लगेगा, ध्यान से सुनो। पहले हमें जो टाइम निकालना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा कि 4 सेंटीमीटर दूर कितना टाइम लगा।
जीरो से लेकर 4 सेंटीमीटर दूर जाने में कितना लगा, उसके बाद वहाँ से आके वापस 2 सेंटीमीटर तक आने में कितना टाइम लगा, और जो दोनों का टाइम है वही जो टाइम गैप है वो हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई मेथड नहीं होता। आप शॉर्टकट ट्रिक नहीं मार सकते कि केवल 2 सेंटीमीटर वाले से निकाल लो, नहीं। मान लो आंसर आ जाए लेकिन वो गलत ही होगा, क्योंकि निकालना ऐसे ही है। भाई हमें एक बात तो बताओ, मान लो मैंने कोई बॉल अपने पास से फेंकी और मैंने कहा कि भाई जो बैट्समैन है उसने बॉल को हिट कर दिया, और बैट्समैन से हिट करने से लेके पिच के बीच तक आने में कितना समय लगा, मुझे कैसे पता लगेगा? मुझे केवल एक तरीके से पता लगता है। पहली बात तो जो बॉल मैंने फेंकी कि बैट्समैन के पास कितनी देर में गई, फिर वहां से बीच तक आने में वो समय निकालने के लिए मैं एक चीज निकाल सकता हूँ कि वो बॉल बीच आने के बाद मेरे पास कितनी देर में आ रही है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ से यहाँ तक का जो अगर हम निकाल लें टाइम तो हम निकाल सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो इसको कंसेप्ट को करने का क्या तरीका है। इसमें केस हो गए 2। केस नंबर 1 क्या है कि जब y बराबर जो है वो 4 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है 6 है, तो y1 बराबर a साइन ओमेगा t1 हो जाएगा, उसमें लगने वाला समय t1। तो 4 बराबर 4 ही एम्पलीट्यूड है साइन ओमेगा t1, तो साइन ओमेगा t1 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1। अब साइन ओमेगा 1 t1 की अगर हम बात करें तो ओमेगा t1 बराबर कितना आ जाएगा, पाई/2, क्योंकि अगर हम साइन की रिस्पेक्ट में देखें तो 1 कितना होता है, साइन पाई/2 के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। ओके, तो t1 बराबर यहाँ से क्या आ गया, पाई/2 ओमेगा, ये आ जाएगा। तो t1 बराबर कितना आ गया, पाई/2 ओमेगा। बात करते हैं केस 2 की। अब केस 2 में देखो, केस 2 में मैंने आपको बताया ना कि वो 4 सेंटीमीटर पे था और 4 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कितना रह गया। ठीक है, ध्यान दो, y2 बराबर जो है वो डिस्प्लेसमेंट है कहाँ से, मीन पोजीशन से, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ध्यान देना कितना वो आ गया उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन से कितनी दूर है वो है। तो ये कितनी दूर है बताओ, 4 का आधा दैट इज 2 सेंटीमीटर दूर है, तो y2 बराबर कितना रह गया, 2 सेंटीमीटर रहेगा। इस तरह से कंसेप्ट है, समझो। अब मैं इसका दूसरे तरीके से बताता हूँ। मान लो एक ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर जाता है, कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और वो कहता है वहां से 7 सेंटीमीटर वापस आ गया, कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर वापस आ गया, और 7 सेंटीमीटर दूर कितना टाइम लगा उसे। तब आप मुझे बताओ y2 क्या रखोगे, 7 रखोगे? नहीं, 7 नहीं रखनी है, 3 रखना है। 10 में से 7 घटाओ, कितना वापस आ गया, वो नहीं, मीन पोजीशन से कितनी दूर है वो रखना है। दैट इज y2 बराबर 2 सेंटीमीटर यहाँ पर हम रखेंगे, तो y2 बराबर a साइन ओमेगा t2 से। ठीक है, तो 2 बराबर क्या हो गया, 4 साइन ओमेगा t2। ठीक है, तो 2/4 बराबर क्या हो गया, साइन ओमेगा t2, और 2/4 दैट इज 1/2 इज इक्वल साइन ओमेगा t2। तो ओमेगा t2 बराबर सिर्फ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई/6। कितना आ जाएगा, पाई/6। ठीक है, तो t2 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, t2 बराबर हो जाएगा पाई/6 ओमेगा। ओके फ्रेंड्स, ये होगी बात क्लियर। तो हमें दोनों टाइम मिल गए, हमें मिल गया यहाँ पर t2 और यहाँ पर मिल गया t1। तो डेल्टा t बराबर क्या होता है, t2 माइनस t1। भाई कितना टाइम वहाँ तक पहुँचने में लगा, दूसरी जगह पे, पहली जगह पे पहुँचने में कितना टाइम लगा, दोनों घटा लो, डिफरेंस आ जाएगा। दैट विल बी पाई/6 ओमेगा माइनस पाई/2 ओमेगा। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई/3 ओमेगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इजीली आ जाएगा पाई/3 ओमेगा। इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब यहाँ तक आपको इसमें कुछ भी अलग नहीं है। अब एक चीज़ अलग है कि ये ओमेगा कितना है, क्योंकि हमें तो टी निकालना है, ओमेगा तो चाहिए नहीं। तो फ्रेंड्स ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 पाई/T, ये होता है। अब टी बराबर कितना दिया था, 4 सेंटीमीटर, 4 सेकेंड, अवृतकाल 4 सेकंड दिया था, देख लो आगे, 4 सेकंड का अवृतकाल है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, 4 सेकंड का अवृतकाल है टी बराबर, तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, 2 पाई/4, दैट विल बी पाई/2। अब ये पाई/2 की वैल्यू डेल्टा टी बराबर पाई/3 इंटू पाई/2 ओमेगा की जगह रख दिया, तो पाई से पाई कैंसिल, ये कितना रह गया, 2/3 सेकेंड रह गया। तो डेल्टा टी यानी कितना टाइम लगा उसमें, 2/3 सेकेंड। सो ए विल बी द आंसर। क्या आंसर हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। तो फ्रेंड यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, कि यही बात है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये जरूरी है ध्यान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक लड़का झूला झूलते हुए खड़ा हो जाता है, झूले का अवृतकाल क्या होगा। फ्रेंड्स ये देखो कंसेप्ट समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आप खुद देना, कमेंट इन द बॉक्स, कमेंट बिलो, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। इसका आंसर जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा और क्यों हो जाएगा, ये भी आप रीजन जरूर लिखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यदि सरल लोलक की लंबाई 8% की वृद्धि कर दें तो अवृतकाल में होगा, ठीक है। ये क्या, लंबाई में 8% की वृद्धि कर दें। अब फ्रेंड ऐसा क्वेश्चन जो होता है जब हम एरर वाले क्वेश्चन कराते हैं तो उसमें आता है, ठीक है। तो इसी में देखो ध्यान से, परसेंटेज के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एल, दिस विल बी द परसेंटेज, ओके, इज इक्वल 1/2 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। वृद्धि के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें आपका कोई सर परसेंटेज है तो 100 की मल्टीप्लाई क्यों नहीं करी, 100 की मल्टीप्लाई फ्रेंड मैं दोनों साइड ही तो करूँगा और दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो करो या ना करो बात एक ही है। हमें परसेंटेज दी हुई है तो 100 की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ओके, समझ रहे हो।
ठीक है। अब आपको भी सर ये हाफ क्यों आया, समझो ध्यान से, फॉर्मूला कहाँ से आया। हमें पता है जो टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल के। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल टू द पावर हाफ। ठीक है, तो फ्रेंड जब हम इनकी रिलेटिव कंपोनेंट बनाते हैं तो डेल्टा टी यानी कितना चेंज उसमें हुआ डिवाइड बाय कितनी वो थी इज इक्वल, जो उसकी पावर होती है वो आती है मल्टीप्लाई में, किस में आती है मल्टीप्लाई, और दूसरी क्वांटिटी कितनी है, तो डेल्टा टी अपॉन टी विल बी इक्वल 1/2 इंटू 8%, 1/2 इंटू 8 हो जाएगा, तो डेल्टा टी अपॉन टी बराबर 4% आ गया, यानी कि 4% का इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4% का इंक्रीज, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे इसलिए इंक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते तो डिक्रीज होता। ठीक है, तो 4% की वृद्धि हो जाएगी। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। दोलन करता हुआ एक सरल लोलक यथार्थ आधार सहित मुक्त रूप से नीचे गिर रहा है, इसका दोलन काल क्या होगा। देखो भाई ये मैंने बताया था, अगर वो फ्रीली फॉल है, अगर मुक्त रूप से गिर रहा है, मुक्त रूप से गिर रहा है, दैट इज फ्री फॉल है। ठीक है, इस केस में हमारा जो जी डैश होता है, इफेक्टिव जी डैश 0 होता है, और अगर ये 0 हुआ तो 2 पाई बाई अंडर रूट एल अपॉन जी डैश में आप रखोगे 2 पाई बाई अंडर रूट एल अपॉन 0, दैट विल बी टी विल बी इन्फिनिटी। कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत। तो फ्री फॉल के केस में क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, अगर लंबाई अनंत कर दो तब टी मैक्सिमम हो जाएगा, अनंत नहीं होगा। ये पॉइंट ही याद रखने के हैं, इन्हीं पॉइंट से जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम में कभी कभी गलतियां करवा देते हैं। अगर लंबाई अनंत हुई तब टी मैक्सिमम होगा, लेकिन अगर जी बराबर 0 है, अगर ग्रेविटी 0 हो जाए, चाहे मुक्त रूप से गिरने में, चाहे ग्रेविटी जो है प्रभावी जो ग्रेविटी है वो जी के बराबर हो जाए, तब भी जो हमारा आवर्त काल है वो अनंत हो जाएगा, 0 नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलो चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। एक सरल लोलक का गोलक एक जल से भरी गेंद है, यदि गेंद की तली में एक बारीक छेद कर दें तो आवर्तकाल कितना होगा। इस केस में क्या होगा, ध्यान दो। उसने कहा एक बॉल है, ठीक है, ये गेंद है और ये जल से भरी हुई है, इसके अंदर पानी है। अब इसने कहा इसमें अगर नीचे की साइड छेद कर दें एक, तो क्या होगा, पानी इसमें से गिरने लगेगा। और जब पानी गिरेगा और ये मोशन में तो है ही, ठीक है, सिंपल पेंडुलम पेंडुलम तो कर ही रही है, ठीक है, तब क्या होगा, क्या पहले जो आवर्तकाल है वो बढ़ेगा फिर घटेगा, या घट जाएगा या बढ़ जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड, ध्यान से सुनना, इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखो एक बॉल थी, अब उसमें से जो है पानी नीचे की ओर गिरने लगा, वाटर जो है नीचे की ओर गिरने लगा, तो कुल मिला के अभी तो एल इतनी थी, लेकिन जब पानी निकलने लगा तो सेंटर ऑफ मास इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया, सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस जो है इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, यस और नो। तो एल इफेक्टिव क्या हो गई, एल इफेक्टिव ज़्यादा हो गई, ज़्यादा हो गई, क्योंकि पानी गिरेगा तो जहाँ तक गिरेगा जितनी भी दूरी उसकी बनेगी उतने में सेंटर ऑफ मास को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिस्टेंस इंक्रीज हो गई। जब एल इफेक्टिव ज़्यादा हो गई, ठीक है, एल इफेक्टिव इंक्रीज हो गई तो टाइम भी इंक्रीज हो गया, तो कुल मिला के तो बढ़ेगा, एक चीज़ आ गई। लेकिन क्या पानी लगातार गिरता रहेगा, नहीं, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम वाटर इन द बॉल विल बी डिक्रीज, जो वाटर की अमाउंट होगी वो क्या हो जाएगी, बॉल के अंदर घट जाएगी। अब जैसे जैसे घटेगी ये पानी भी कम होता जाएगा गिरना, ठीक है। अब जब ये कम हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, ठीक है, इल इफेक्टिव क्या होगी, कम हो जाएगी, तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, पहले बढ़ेगा, पहले तो पानी तेज गिरा, लंबाई बढ़ गई, तो आवर्तकाल घट जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा, और बाद में जैसे जैसे पानी कम गिरेगा लंबाई फिर से घटनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, बॉल जो है बॉल तक का ही रहेगा, बस मतलब जो लंबाई है बॉल तक ही रहेगी, तो वो घट जाएगा, ठीक है। तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। और वो इस तरह के सारे केसेस में काम करेगा जिसमें से कोई चीज़ पहले गिर रही हो फिर रुक जाए। ओके बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सेकंड रोलक की लंबाई कितनी होती है। फ्रेंड देखो सेकंड पेंडुलम की अगर हम बात करें तो इसका टाइम पीरियड भी बहुत बार पूछने के लिए आता है। फ्रेंड सोचते हैं कि सेकंड पेंडुलम है तो टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 1 सेकंड, नहीं जी, टाइम पीरियड जो होता है इसका कितना होता है, 2 सेकंड होता है। कितना होता है, 2 सेकंड। अब अगर टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो इसकी लेंथ कितनी है हमें बतानी है। तो टी बराबर क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टी अपॉन 2 पाई बराबर अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर बराबर एल अपॉन जी। तो यहाँ से एल का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब देखो इन्होंने जो वैल्यू दी गई है पाई स्क्वायर में दी गई है, तो पाई स्क्वायर तो एज इट इज रखना, वैल्यू मत रखना, ठीक है। और बाकी की वैल्यू रख लो, तो एल बराबर कितना आ जाएगा हमारा, एल बराबर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, टी कितना है 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर इंटू जी 9.8 डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। तो देखो एल बराबर क्या हो गया, 4 अपॉन 4, ठीक है, इंटू 9.8 अपॉन पाई स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल, तो एल बराबर कितना रहेगा 9.8 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। सो कौन सा आंसर आया, ए इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, आंसर क्या आ गया ए। तो फ्रेंड इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, बहुत इजी से क्वेश्चन आता है। अब इसमें क्या और कर सकते हैं, वो सेकंड पेंडुलम मैंने समझा दिया आपको, कुछ और टाइम पीरियड दे सकते हैं, उसकी लेंथ निकलवा सकते हैं, बस इसी तरह की चीज़ें आती हैं। ओके, ग्रेविटी की जगह बढ़ी हुई ग्रेविटी दे सकते हैं, मान लो कि वही लिफ्ट में है और उसमें इतना एक्सेलेरेशन हो रहा है, तब लंबाई निकालो, तो वो भी आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई चीज़ें अलग नहीं है। बस जहाँ तक है फॉर्मूला खेल है, फॉर्मूले का खेल है सारा, फॉर्मूला अगर आपको करना आ गया तो आप इजीली कर लोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक लड़का झूला झूल रहा है, उसके पास एक अन्य लड़का आकर बैठ जाता है, झूले का व्रत क्या होगा। देखो भाई, एक लड़का झूला झूल रहा है, ठीक है, और उसके पास एक और आकर बैठ गया, तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि द्रव्यमान बढ़ गया, सिर्फ द्रव्यमान बढ़ गया, ठीक है। इट मीन्स जो मास है वो इंक्रीज हो गया। भाई एक लड़का और आके बैठा तो मास इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, उसका भी तो कुछ ना कुछ मास होगा। अगर मास इंक्रीज हुआ है तो क्या टाइम पीरियड प्रभावित होगा, ठीक है। तो इस केस में ध्यान देना, जो टाइम पीरियड है वो अनचेंज रहेगा। वो कैसा रहेगा, अनचेंज, ठीक है। क्यों, बिकॉज टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास, ठीक है, क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो मास पर, द्रव्यमान पर डिपेंड करता ही नहीं है, इसलिए वो बदलेगा नहीं। सी दैट इज अपवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, अपरिवर्तित। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। दोलक की कलावधि टाइम पीरियड निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। हमें पता है टी बराबर क्या होता है, 2π√L/g। तो सिर्फ दो चीज़ों पर निर्भर करती है, एक तो L दैट इज लंबाई पर, और एक G दैट इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, गुरुत्वीय त्वरण पर। इनके अलावा ये किसी चीज़ पे निर्भर नहीं करता, ठीक है। एक्सेलेरेशन भी कह सकते हो, गुरुत्वीय त्वरण कह सकते हो, एक्सेलेरेशन कह सकते हो, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह सकते हो, बात एक ही है। इन पर निर्भर करती है, इसके अलावा किसी चीज़ पे निर्भर नहीं करती। तो बात करो मास की, तो मास पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। लेंथ पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। टेम्परेचर पे फ्रेंड्स बात करो, अगर आप कहोगे सर डिपेंड तो करती है, आपने तो बताया, लेकिन सिर्फ तभी जब मेटलिक वायर की बात हो। यहाँ में कोई कंडीशन ऐसी नहीं दी गई भाई मेटलिक वायर है, ठीक है। तो मेटलिक केवल वायर के केस में टेम्परेचर पे प्रभावित होती है, टेम्परेचर डिपेंड होता है, फिर टाइम पे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे अगर मेटलिक वायर है, अदरवाइज नहीं करता, ठीक है। तो आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। हालांकि अगर जी होता साथ में तो दोनों हो जाते हैं लेंथ एंड जी, ठीक है। तो फ्रेंड इसके साथ ये जो टाइम पीरियड वाली जो टॉपिक नंबर 7 था, इसकी हो जाता है कंप्लीट। और देखो इसमें मैंने आपको पहले कंसेप्ट समझाया, चीज़ें क्लियर की, उसके बाद कराया प्रैक्टिस क्वेश्चन, कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपको कराता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है फ्रेंड्स। तो टॉपिक नंबर 7 यहीं पे एंड होता है, मिलते हैं कल। गुड बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम।